हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीसीआई में। और आज फिर से आ गए बच्चों सॉल्यूशन लेकर एमजीसीआई के प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के सेकंड फुल लेंथ टेस्ट का, जो हुआ है 3/4/2024 को। ठीक है, तो आज इस फुल लेंथ टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो भी डाउट्स है आपके वो सारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, क्या बोलते हो, शुरुआत करी जाए? ठीक, सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस ऑफ फिजिक्स, है ना। फिजिक्स का पूरा सिलेबस। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फोर्स डेवलप्ड व्हेन अ रॉड इज केप्ट ऑन अ टेबल। ठीक है, टेबल है भाई साहब, टेबल पर एक रॉड रखी हुई, ऐसे रखी हुई। इसका टेम्परेचर चेंज किया जाता है, से इंक्रीजेस यंग्स मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सब दिया हुआ है। ठीक, हिंदी में अगर इसको पढ़े तो जब एक छड़ को मेज पर रखा जाता है तब यदि डेल्टी ताप का परिवर्तन करने पर बल कितना होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली नजर में बच्चों ये लगता है थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन। बच्चा सोचता है थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन है और वाई अल्फा डेल्टा टी इसको टिक कर देता है। लेकिन एक्चुअली रॉड अगर दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में लगी होगी, कहां पर लगी होगी, दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रॉड की लेंथ इंक्रीज होना चाहिए और वो सपोर्ट उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होने देंगे। तो वो रॉड उस सपोर्ट को पुश करेगी और पुश करेगी तो उसमें एक फोर्स डेवलप होगा। और वो फोर्स क्या होगा, वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया थर्मल स्ट्रेस, और उसके लिए फॉर्मूला होता है वाई अल्फा डेल्टा टी। लेकिन ये वाली जो रॉड है ये तो टेबल पे रखी हुई, तो ये तो कुछ पुश नहीं करने वाली। और अगर ये कुछ भी पुश नहीं करती है तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होने वाला है, यहाँ पे कोई फोर्स या स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा। तो जो भी फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों, इसमें कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है, इसकी लेंथ को चेंज होने से कोई रोक ही नहीं रहा है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो 2 बोल रहा है, अ कार इज negotiating a curved road of a radius r. If the coefficient of friction between the tires and the road is mu, the car will skid if its speed exceeds. स्पीड किसने कितनी ज्यादा, कहां से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक कार आर त्रिज्या की वक्री सड़क को पार कर रही है। यदि टायर और सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू है तब कार फिसलेगी यदि इसकी चाल निम्न में से हो। तो कार की चाल क्या हो कि कार फिसल जाए, है ना, ये नहीं चाहता है वो। इसमें से किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो कार ना फिसले। ठीक, तो हमें पता है कि जब भी कार किसी कर्व्ड सरफेस को क्रॉस करती है, ठीक, तो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो इसे किसी ना किसी सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत है। और कार फिसलना चाहती है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो टुवर्ड द सेंटर फ्रिक्शन एक्ट करता है जो इसे फिसलने से बचा लेता है। तो हियर द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू है, वो या तो सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हो या ज्यादा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब है जब फ्रिक्शन कम पड़ जाए। फ्रिक्शन कम नहीं पड़ना चाहिए, कम पड़ गया तो फिसल जाएगा। फ्रिक्शन ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं पड़ना चाहिए। और फ्रिक्शन होता क्या है बच्चों, म्यू एम जी, म्यू आर। नॉर्मल रिएक्शन इसके लिए एम जी हो जाएगी। ग्रेटर आर इक्वल टू सेंट्रिपिटल, ये होता है आपका एम वी स्क्वायर बाय आर रेडियस। ठीक, तो ये आर इधर आ जाएगा, सॉरी एम से एम कैंसिल हुआ है, म्यू नहीं हुआ, गलती से मैंने म्यू कैंसिल कर दिया, इसको हटा देता हूँ। तो ये आ जाएगा म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी। यहाँ से स्क्वायर हटा दो, इधर रूट लगा दो, लेस देन आर इक्वल टू म्यू आर जी। ठीक, तो म्यू आर जी जैसा कोई ऑप्शन है ये रहा, तो ये म्यू आर जी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो कार फिसल जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर इज 2/5 m r स्क्वायर। नहीं बताता तो भी हमें पता था भाई कि सेंटर वाले एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 m r स्क्वायर होता है। ऐसा पूछ रहा है, इनर्शिया अबाउट एक्सिस टेंजेंशियल टू द सरफेस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया। जड़त्व आघूर्ण पूछा है ना। सॉलिड स्फीयर है, एक ठोस गोला है, उसके द्रव्यमान केंद्र से, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m r स्क्वायर है। यस, ये वाला जड़त्व आघूर्ण 2/5 m r स्क्वायर दिया है, तो ये वाला पूछा है। ठीक, तो चुपचाप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। क्या करें, चुपचाप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। ठीक, क्या बोलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आईसीएम है इसका 2/5 m r स्क्वायर प्लस बॉडी का मास दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस स्क्वायर, 2/5 m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर दैट इज 7/5 m r स्क्वायर। ठीक, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
An electric field is uniform and in positive x direction. For positive x and uniform with the same magnitude, but in the negative x direction for the negative x, if E is, अच्छा ये बोल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड इतना है और नेगेटिव डायरेक्शन में इतना है. A cylinder of length 20 centimeter, length given है इसकी सिलेंडर की 20, रेडियस गिवन है 5 centimeter, has its center at origin, it's along the x-axis, so the one face at x equal to plus 10 centimeter, other is at x equal to minus 10 centimeter. तो प्लस 10 से माइनस 10 के बीच में फाइंड नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर. ठीक, सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है पूछ रहा है ना. हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे समझा देता हूँ. क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक फील्ड है 200 आई कैप, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 आई कैप. आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फील्ड है -200 आई कैप, है ना, -200 माइनस आई कैप. और यहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे. सिलेंडर का जो एक फेस है ना, वो +10 पर है और एक -10 पे. ये वाला जो फेस है ये +10 पर है और ये वाला जो फेस है इसका कोऑर्डिनेट -10, एक +10 पर एक -10 पर है, फील्ड में रखा हुआ है. अब ये बोल रहा है इसके अंदर कुल आवेश बताना है हमें, नेट आवेश. ठीक, इसके अंदर कुल कितना आवेश होगा. तो गॉस दादा हमें बता के गए जो नेट फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है. तो Q को लिख सकते हैं क्या, फाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं. अगर हमें फ्लक्स मिल गया तो क्या हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो देखो क्योंकि फील्ड यहां से बाहर निकल रहा है तो ये वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, फील्ड यहां से भी बाहर जा रहा है तो ये वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लो. फ्लक्स होता है आपका E वेक्टर डॉट A वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम है तो E A cos 0 दैट इज E A, और इधर भी E A. तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो होगा E A प्लस E A दैट इज 2 E A, 2 E A एप्सिलॉन नॉट. E की वैल्यू आपको गिवन है 200, एरिया को लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 3.14, रेडियस, रेडियस कहाँ है ये रही 5 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर तो 5 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर, तो 2 हो गया, ई हो गया, ए हो गया, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻². ठीक, ये सारे कैलकुलेशंस करने पर ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक, मैं मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई करने पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है भाई, अर्थ सरफेस पर जो जी की वैल्यू है वो 9.8 है. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी फॉर द प्लैनेट हुज साइज इज सेम. साइज सेम है मतलब रेडियस दोनों की सेम लेना है. रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ as that of earth but the density is twice, so density of planet is 2 times of density of earth. ठीक है भाई. ये बोल रहा है कि उस ग्रह पे, है ना, हिंदी वालों के लिए समझा रहा हूं मैं, कि उस ग्रह पे जी का मान क्या होगा जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 2 गुना है लेकिन त्रिज्या बराबर है. आकार बराबर है मतलब त्रिज्या बराबर है, घनत्व 2 गुना है लेकिन आकार बराबर है, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी. तो क्योंकि डेंसिटी बोल रहा है तो मैं डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ. अर्थ के लिए लिखेंगे 4/3 पाई आर रो जी. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है डेंसिटी वाला, है ना, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बताया जाता है, घनत्व के रूप में जी का फॉर्मूला. और प्लैनेट पे जी की वैल्यू लिखे तो 4/3 पाई, आर तो सेम है लेकिन डेंसिटी 2 रो है, जी इस तरह से लिखा जा सकता है. तो 4/3 पाई आर रो जी, 4/3 पाई आर रो जी, ये सारी चीजें कैंसिल. तो जी एट प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ जी एट अर्थ, तो 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 करोगे तो आपको मिल जाएगा 19.6. 8 लिख दिया मैंने गलती से, 19.6. तो इसका आंसर ए हो जाएगा. ठीक, करेक्ट आंसर विल बी ए. हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. और क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल वेव्स ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. दो वेव है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है भैया, ऐसे ऐसे, इन अ मीडियम विद अ स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब स्पीड गिवन है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है 10 हर्ट्ज. ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स इज. ठीक, तो ये बोल रहा है दो निकटवर्ती निस्पंद के बीच की दूरी बताना है ना. आवृत्ति दी हुई है, चाल दी हुई है और दो निकटवर्ती नोड्स के बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की. तो जो हमारी स्टैंडिंग वेव होती है वो कुछ इस तरह से होती है बच्चों, है ना. कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कभी ऑसिलेट ही नहीं होते,
और वो पॉइंट जो कभी ऑसिलेट नहीं होते वो नोड बनाते हैं, और दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच की डिस्टेंस लेमडा बाय 2 होती है। तो अगर हमें लेमडा मिल जाए तो 2 से और डिवाइड लगा देंगे, लेमडा बाय 2 मिल जाएगा। लेमडा बाय 2 मिल गया तो आंसर आ जाएगा। चलो, तो इन दोनों से लेमडा कैसे बनाए? क्या वेलोसिटी इक्वल टू न्यू लेमडा पढ़ा है बच्चों? बिल्कुल पढ़ा है भाई। तो क्या इसको लिख सकते हैं v बाय लेमडा? v है 20, लेमडा है 10, तो फ्रीक्वेंसी v बाय न्यू, फ्रीक्वेंसी 10, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए लेमडा बाय 2, तो 2 बाय 2 दैट इज 1 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर मूविंग थ्रू द, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है। श्यान माध्यम में गोली की सीमांत वेग। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है बच्चों? 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक, ये फॉर्मूला है। और ये v और r में रिलेशन पूछ रहा है, तो ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, वर्ग के विक्रमानुपात, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इज कट इनटू टू हाफ्स एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट? तो किसी एक पार्ट की फोकल लेंथ क्या होगी? तो देखो, लेंस की फोकल लेंथ बच्चों लेंस मेकर्स फॉर्मूला से निकालते हैं 1/r1। इसकी रेडियस, इस वाले पार्ट की रेडियस इधर होगी और इस वाले पार्ट की रेडियस इधर होगी। तो r1 की वैल्यू भी r है, और इक्वी कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों रेडियस इक्वल, ये भी r होगी और ये वाली माइनस r होगी। तो 1/r1 माइनस 1/r2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/r। f की वैल्यू आ जाएगी r/2 म्यू माइनस 1। ठीक, तो ये इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हो गई। लेकिन अगर हम इसको आधा कट कर दें और इसकी बात करें, तो ये वाली रेडियस तो r होगी, लेकिन प्लेन सरफेस की रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों? प्लेन सरफेस की रेडियस हो जाएगी इन्फिनिटी। अब इसकी फोकल लेंथ कैसे पता करें? तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 दैट इज r माइनस 1/r2 दैट इज इन्फिनिटी। r2 तो इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो देखो f की वैल्यू मिल जाएगी, इसको रेसिप्रोकल ले लो, r बाय म्यू माइनस 1। तो पहले जब ये पूरा कॉन्वेक्स लेंस था तो फोकल लेंथ ये थी। अब जब हमने इसको बीच में से आधा काट दिया तो फोकल लेंथ ये है। और अगर ध्यान से देखें तो इसका 2 टाइम्स है ये, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब जब लेंस को बीच में से कट किया जाता है, फोकल लेंथ डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। और अभी कितनी थी? 15, 15 का डबल करो 30, 30 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। टू बॉल्स ऑफ सेम मासेस, दो बॉल्स है, दोनों का मास सेम है, starts moving towards each other due to gravitational attraction. If the initial distance between them is L, then they meet. दो समान द्रव्यमान की गेंदें गुरुत्वाकर्षण के कारण, अच्छा, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन से ये दोनों बॉल आ रही है, दोनों का मास सेम है। ठीक, तो एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, उस फोर्स को हम इंटरनल बोलेंगे या एक्सटर्नल बोलेंगे? सोचो और बताओ, उस फोर्स को हम इंटरनल बोलेंगे बच्चों या एक्सटर्नल बोलेंगे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए हम उसको इंटरनल फोर्स बोलेंगे। और अगर ये इंटरनल फोर्स है तो इंटरनल फोर्सेस कभी भी बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल सेंटर पे होगा, मतलब यहां से L/2 पर होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से ये चल रहे हैं जो कि इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। और अगर ये मिलते हैं तो ये अपने सेंटर ऑफ मास पर ही मिलेंगे, क्योंकि मास इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास होगा L/2 पर। ठीक, तो ये भी टकराने से पहले और टकराने से पहले L/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा L/2। ठीक, हमेशा याद रखना कि अगर इसमें अगर ऐसा नहीं होता, कोई एक हैवियर बॉडी होती, जैसे मान लो इसका मास 5m होता और इसका m होता, तो हम क्या करते? तो उस केस में क्या करते? दोनों के बीच की डिस्टेंस l होती। अब अगर ये दोनों म्यूचुअल ग्रेविटेशनल से अट्रैक्ट होते हैं तो ये कहाँ मिलेंगे? ये भी वहां मिलेंगे जहां इनका सेंटर ऑफ मास होगा। अब स्मॉल m से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पता कर लो। ठीक, कैसे पता करते हैं? सामने वाले का मास है ना, इनटू लेंथ अपॉन टोटल मास। ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 5l/6 पे, तो ये यहाँ से 5l/6 पे मिलेंगे। तो हमेशा याद रखो, जब भी दो बॉडीज म्यूचुअल ग्रेविटेशन से या म्यूचुअल अट्रैक्शन से चलती है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे मिलती है। तो जहां मिलेंगे वो पता करना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता करो, काम हो जाएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। करंट पूछा है, इजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। द करंट आई इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ठीक है भाई, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगी, इसमें करंट बताना है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, तो 30 और 30 इन दोनों का सीरीज करो तो 30 30 का सीरीज हो गया 60, 60 और 30 का हो गया पैरेलल, तो 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30 है ना, और ये हो गया आपका 20। तो जो आर इक्विवेलेंट है क्या वो 20 आ गया। करंट पूछा है तो आई इक्वल टू होता है वी बाय आर, और वी है आपका 2, आर है 20, तो करंट हो जाएगा 1/10। 1/10, 0.1 भी नहीं लिखा, 1/10 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द एलिवेटर शोन, एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट है ये, है ना, लिफ्ट शोन इन फिगर गोइंग वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन g/4। ठीक है, एलिवेटर जो है वो g/4 से ऊपर जा रहा है। इफ द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड द पुली इज फ्रिक्शनलेस द टेंशन इन द स्ट्रिंग AB इज। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में जो एलिवेटर से बंधी है इसमें टेंशन क्या होगा। अच्छा, इसमें बच्चा गलती क्या करता है कि वो नॉर्मल तरीके से इसे सॉल्व करने लगता है जैसे पुली सिस्टम को करते हैं, लेकिन इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एलिवेटर के अंदर दिया हुआ है, और जब भी एलिवेटर के अंदर की बात होती है तो वहां पर इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज हो जाती है बच्चों, इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज हो जाती है ना, या तो वेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी, अच्छा लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वेट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी वो G+A हो जाएगी, और जो A दिया है वो G/4 दिया है बच्चों, G/4 दिया है, 4 एलसीएम ले लो, 4G + G हो जाएगा 5G, तो G इफेक्टिव की वैल्यू 5G/4 हो जाएगी। मतलब जहां G लेते थे वहां हमें अब 5G/4 लेना है, बस काम खत्म। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो टेंशन होता है, यहाँ पर ये वाला टेंशन, उसका डबल टेंशन इस स्ट्रिंग में होता है, और ये वाला टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो ट्वाइस m1 कितना है 3 और m2 कितना है 2, 2m1m2 g अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 3, m2 है 2, g की वैल्यू है 5G/4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 3 + 2 ये हो जाएगा 5, तो 5 5 कैंसिल हो गया, ये दोनों 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो जो आपका टेंशन आ गया वो आ गया 3G। लेकिन ये कहां पर आया, इस स्ट्रिंग में आया, और इसमें जो भी टेंशन है उसका डबल टेंशन यहाँ पर होता है। टी की वैल्यू अगर 3G है तो 2 इंटू 3G दैट इज 6G। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 6G, और इसमें हो जाएगा 3G, जिसमें भी पूछा हो, क्योंकि उसने स्ट्रिंग AB में टेंशन पूछा इसलिए मैं 6G को सही आंसर बोलूंगा और इसे टिक कर दूंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 6G। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। 12 बोल रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट with light of wavelength 5000 angstrom, या angstrom होना चाहिए, the distance between the slits is 0.2 मीटर mm and the screen। ठीक है, जो जो गिवन है डेटा वो लिख रहा हूं मैं, 5000 angstrom that is 10 to the power minus 10 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स मतलब स्मॉल d गिवन है 0.2 mm मिलीमीटर, मतलब 10 to the power minus 3 मीटर, the screen is at 2 मीटर from the slit, तो कैपिटल D गिवन है 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमम, तो जहां पर पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल होता है λ/2 का, जहां पर पथांतर λ/2 का सम गुणक होता है ना, ये क्या पूछ रहा है, तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी पूछ रहा है, तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी पूछ रहा है, तो पथांतर जहां पर इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा, है ना, पार्ट डिफरेंस जहां इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा, λ/2 का सम गुणक होगा, वहीं पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, डिप्थ फ्रिंज मिलेगी, और इसकी वैल्यू होती है y d/d इक्वल टू n लैम्डा, और कौन सा पूछ रहा है, थर्ड मैक्सिमा, तो n की वैल्यू 3 रख दी मैंने, 3 लैम्डा, तो देखो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 to the power minus 10, कैपिटल D ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल d आ जाएगा नीचे, स्मॉल d आपका 0.2 इंटू 10 to the power minus 3, ये पॉइंट हटा देता हूं मैं, 0 बढ़ा देता हूं यहाँ पर, तो देखो 1 2 3 4 4 जीरो इसमें से कम कर दो तो ये बचे -6, ये 3 जीरो और ऊपर ले आके कम कर दो तो ये बचा -3। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा 3। ठीक, इंटू 5, तो ये हो गया y इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ क्योंकि आंसर सारे सेंटीमीटर में दिख रहे हैं, तो इसमें से 10⁻⁻1 और -2 को अलग कर देता हूँ, इसको मैं सेंटी लिख दूंगा,
-1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बल्ब से कुछ बल्ब वाला दिख रहा है। 100 वॉट बल्ब B1 के का जो वॉटेज है वो 100 वॉट है। 60 वॉट बल्ब B2, ये भाई साहब 60 वॉट है, और B3 आर कनेक्टेड 250 वोल्ट। ठीक है भाई, 250 वोल्ट से कनेक्टेड है, शोन इन द फिगर। B3 नहीं बताया आपने को कितने वॉट। अच्छा, B2 B3 दोनों 60 वॉट है, ये भाई साहब भी 60 वॉट है। 100 60 60 और 250 वोल्ट से कनेक्टेड है। आउटपुट पावर, ठीक है, पावर बतानी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो एक बार बताओ बच्चों, जो सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो तो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा, तो इसकी जो भी पावर होगी W3 वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद जब भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं दो बल्ब्स को, तो जिसकी पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा कम हो जाती है, और कम होती है वो भी कम होती है। लेकिन ज्यादा कम कौन सा होता है? जिसकी पावर ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसकी पावर ज्यादा कम हो जाएगी। तो सेकंड पावर आएगी W2 और सबसे मिनिमम पावर आएगी W1। मतलब सीरीज में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी आती है? जिसकी पावर सबसे कम है। और सबसे कम ब्राइटर कौन दिखाई देता है? सबसे कम कौन चमकता है? जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। तो इन दोनों में से किसकी पावर ज्यादा होगी? है ना, सीरीज में कम वाला ज्यादा ब्राइटनेस देगा और ज्यादा वाला कम ब्राइटनेस देगा, इसलिए W1 सबसे छोटा, W2 उससे बड़ा, W3 सबसे बड़ा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें W3 सबसे बड़ा दिख रहा हो? ये तो छोटा बोल रहा है, ये बड़ा बोल रहा है। ठीक, डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 14 पे। अ वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग अ करंट I। ठीक है भाई, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, I करंट है, इज बेंड इनटू अ सर्कल, इसको घुमा के सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया R रेडियस का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर इसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। वायर को बेंड करके सर्कल बना दिया और सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली। चलो करते हैं, कैसे करते हैं देखो, बताओ। सेंटर पे इंटेंसिटी सबको आती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I बाय आर। बस ऐसा देख लो, आर तो कहीं दिख ही नहीं रहा भाई साहब, एल एल दिख रहा है, तो यहां से बना लेते हैं। तो वायर की जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, वो इस एल के बराबर है, तो आर को लिख सकते हैं क्या? एल बाय 2 पाई। चिपका दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, आर की वैल्यू एल बाय 2 पाई। तो 2 2 से 4 और पाई से पाई कैंसल, हमारे पास बचा पाई आई म्यू नॉट बाय एल, पाई आई म्यू नॉट, पाई म्यू नॉट आई बाय एल। ए, ए करेक्ट आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोल रहा है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, पूरी कैपिटल आर की डिस्क है, सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस आर बाय 2, ये कट करके निकाल दिया। द सेंटर ऑफ द होल इज आर बाय 2, इसकी रेडियस आर बाय 2 है। ठीक है, लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग बॉडी। ठीक है, इतना इतना सेक्शन अगर हम कट कर देंगे, इतना इतना सेक्शन, तो सेंटर, ये वाला पार्ट जो है वो हेवियर हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों? हेवियर साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो कितना शिफ्ट हुआ? एक्स। तो देखो, जब ये डिस्क पूरी थी तो इसका सेंटर यहां था, जब हमने ये वाला पार्ट कट किया तो सेंटर लाइन ऑफ सिमेट्री पर, सममित रेखा पर शिफ्ट होके यहां आ गया, यहां आ गया सेंटर, और ये कितना शिफ्ट हुआ? एक्स। तो जिसको निकाला है उसका सेंटर यहां से आर बाय 2 पर है, ये रहा ओ पर। इन दोनों को मिला दे तो दोनों का सेंटर ओ पे था। तो हमें क्या करना है? इसको लेना है मास m1, इसको लेना है मास m2, m1 m2 का सेंटर O बोलना है। तो O के रिस्पेक्ट में m1 m2 का मास मोमेंट 0 होगा, इन दोनों का द्रव्यमान आघूर्ण 0 होगा। किसके किसके सापेक्ष? O के। तो पूरी डिस्क का मास में अगर कैपिटल M लिखूं तो इसको लिख सकता हूं सिग्मा पाई आर स्क्वायर। डेंसिटी क्या होती है बच्चों? डेंसिटी होती है मास अपॉन एरिया। ठीक, किसी प्लेट की डेंसिटी मास अपॉन एरिया, तो मास को लिखा सिग्मा इंटू एरिया, इस पूरी प्लेट का एरिया हो गया सिग्मा पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले का मास m1 है, इसको लिखेंगे सिग्मा, इसका एरिया हो जाएगा पाई रेडियस आर स्क्वायर बाय 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब इसका 1/4 दिख रहा है, तो बचा हुआ 3/4 हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको लिख दो कैपिटल M बाय 4 और इसको लिख दो 3 कैपिटल M बाय 4, क्योंकि सिग्मा पाई आर स्क्वायर को कैपिटल M लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना मास रखा हुआ है? m1, वो रखा है M बाय 4,
और यहां से कितनी डिस्टेंस पे रखा है, r/2 इक्वल टू यहां पे कितना मास रखा हुआ है, 3m/4 3m/4 और ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x पे रखा हुआ है। तो देखो m/4 कैंसिल, ठीक, ये 3 नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी r/6 r/6 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, इसका सही जवाब होगा आपका r/6। ठीक, मैंने इसे डायरेक्ट समझाया है, बहुत ज्यादा सेंटर ऑफ मास का फंडा क्लियर करने की कोशिश नहीं करी है, होपफुली वो आपको आता होगा। In Young's experiment with one source and two slits, if one of the slit is covered with black paper, अच्छा, दो स्लिट है भाई साहब, एक स्लिट यहाँ पर है और एक स्लिट यहाँ पर। जब इससे भी लाइट चलता है, इससे भी लाइट चलता है, तो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस होता है तो पैटर्न मिलता है। लेकिन हमने क्या करा, एक स्लिट को तो बंद ही कर दिया, तो कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा तो हमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो फ्रिंज विल बी ऑब्टेन एंड द स्क्रीन विल हैव यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। एक जैसा इल्यूशन दिखेगा हमें, है ना, इल्यूमिनेशन दिखेगा और कोई फ्रिंज नहीं मिलेगी, समझ गए? क्यों नहीं मिलेगी? इंटरफेरेंस ही नहीं हो रहा है, व्यतिकरण ही नहीं हो पा रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये बोल रहा है व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी द डायरेक्शंस ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है यू स्पीड से थीटा एंगल बनाते हुए, तो वो ऐसा एक पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है। मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड होती है यू कॉस थीटा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है या इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर टू ईच अदर करेक्ट हो जाएगा, है ना, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं मैं, एफएलटी है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, अब समय कम बचा है, तैयारी ज्यादा करनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, फिगर 12.60 shows a network of resistance connected to 2 volt बैटरी। एक नेटवर्क है, ओहो 2 2 4 8, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, थोड़ा मैंने उसको अच्छे से देख के लिख दिया। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल है, करंट आई इन द सर्किट, तो ठीक है करंट बताते हैं। 8 इंटू 2 16 और 4, तो ये भी 4 होना चाहिए, मुझे यहाँ देखना पड़ेगा ठीक से, करेक्ट, ये भी 4 है बच्चों, ये 4 है, ये 4 है, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी क्या है 4, तो 4 इंटू 4 16, 8 इंटू 2 16, मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो इसको खा जाओ, जब भी ब्रिज बैलेंस्ड होता है सेंटर वाले को खा जाते हैं। इन दोनों का सीरीज हो गया 4 + 2 6, इन दोनों का सीरीज हो गया 8 + 4 12, और इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा 6 + 12 दैट इज 18, से कैंसिल करो 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो जो आर इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा 4 ओम। करंट पूछा है, करंट होता है V/R, है ना, करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ कितना है यहाँ पर बैटरी का 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस 4, तो ये आ जाएगा आंसर 1/2, 1/2 पॉइंट में चाहिए तो 0.5 एम्पियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 0.5 एम्पियर, इधर भी टिक कर देता हूँ, समझ रहे हो, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इन द अरेंजमेंट एज शोन ब्लॉक ए ऑफ मास 3 kg, ये 3 किलो का है, मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से किसी समय चल रहा है। इनिशियली ब्लॉक ए इज एट 100 मीटर फ्रॉम द होली, यहाँ से 100 मीटर पर है, ऑन अ स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन 0 है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन 0 है, ब्लॉक बी ऑफ मास 2 kg, 2 kg, ठीक है बस, अच्छा, ऑप्शंस इसी में है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सारी चीजें इससे बस बताई है कि ये 3 किलो का भाई साहब, ये 2 किलो का भाई साहब, ये यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, और इनिशियली कितने से चल रहा है, कितने चल रहा है 10, इनिशियली ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब ये एक अरेंजमेंट था, हमने इसको एक स्पीड दे दी 10 मीटर पर सेकंड से, धक्का दिया 10 मीटर पर सेकंड से ये चला, लेकिन जब ये चला तो इसका तो वेट नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन, यहाँ एक टेंशन आ जाएगा टी और यहाँ भी एक टेंशन आ जाएगा टी, क्या ये टेंशन अपनी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लाएगा, है ना, और वही एक्सेलरेशन यहां आएगा, क्या ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के लिए रिटार्डेशन का काम करेगा, ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को कम करेगा। अगर हम पता कर ले एक्सेलरेशन कितना है तो हम पता कर लेंगे वेलोसिटी किस रेट से कम होने वाली है, किस दर से वेग कम होने वाला है,
और ए पता करने के लिए ये इक्वेशन बना लेते हैं, नीचे 20 ऊपर टी, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर फिर भी चला नीचे, तो ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल टू एम है। एक फोर्स, एक बल नीचे लग रहा है, एक बल ऊपर लग रहा है, लेकिन फिर भी नीचे चल रहा है, तो क्या करोगे, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू एम ए, 20 माइनस टी इक्वल टू टी 2 है। ठीक है, चलो इसके लिए, इसमें तो केवल टी लग रहा है, तो टी इक्वल टू 3 है, चलो दोनों को ऐड करते हैं, टी कैंसिल, तो 20 इक्वल टू 5 है, यह आ जाएगा 20 इक्वल टू 5 है, 5 से कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, तो ए इक्वल टू आ गया 4, मतलब हर सेकंड स्पीड 4 से कम होगी, एक्सेलरेशन 4 आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन बन गया, इनिशियल स्पीड 10 है, तो एक सेकंड बाद क्या हो जाएगी, 4 से कम कर दो, 4 से कम कर दो तो 6 हो जाएगी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो एक सेकंड बाद स्पीड को 6 बता रहा हूँ? एट टी इक्वल टू 1 सेकंड वेलोसिटी ऑफ ए विल बी 6 मीटर पर सेकंड, करेक्ट भाई साहब, टुवर्ड्स लेफ्ट। 10 से लेफ्ट में जा रहा था, अब 6 से लेफ्ट में जा रहा है, 6 से जा रहा है, 2 सेकंड बाद 2 से जाएगा, 4 से और कम हो जाएगी, और 2.5 सेकंड बाद रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि 4 से कम हो रही है, तो 1 सेकंड में 4 से कम होती है, आधे सेकंड में 2 से कम हो जाएगी। ठीक, लो भाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 3 है, एक की 4 और 1 आ रहा है। अच्छा, 3 और 4 से 1 कब आएगा, 4 माइनस 3, इसका मतलब जरूर 4 इधर है और 3 इधर है, दोनों के बीच में 180 का एंगल है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा 1। तो रिजल्टेंट 1 तभी आता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। और ये बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर का, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का 3 और कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो ये आ जाएगा -12। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा -12। ठीक, इजी क्वेश्चन था वेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1, एक बॉडी है जिसने a1 से स्टार्ट लिया है, रेस्ट से मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आफ्टर 2 सेकंड, इसके 2 सेकंड बाद अनदर बॉडी बी, ये ए था, अनदर बॉडी बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका भी u 0 है, विद एन एक्सेलरेशन a2, लो भाई a2 से चला, दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, मतलब ए के शुरू करने के 5 सेकंड बाद, इसके शुरू करने के 5 सेकंड बाद, और इसने 2 सेकंड बाद शुरू करा है, तो इसके शुरू करने के 3 सेकंड बाद की बात हो गई। इसके शुरू करने के 5 सेकंड बाद मतलब इसके शुरू करने के 3 सेकंड बाद, क्योंकि इसने 2 सेकंड बाद शुरू किया है। द रेशियो ऑफ a1 a2 इज, ठीक है, ये बोल रहा है कि ए के 5 सेकंड बाद ए और बी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक, तो मतलब पहले वाले ने जो 5वें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी, दूसरे वाले ने वही तीसरे सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी, और किसी पर्टिकुलर सेकंड की डिस्टेंस का फॉर्मूला है u प्लस ए बाई टू 2n-1, इसको भी मैं लिखूंगा u प्लस ए बाई टू 2n-1। अब वैल्यूज रखते हैं, इसका एक्सेलरेशन a1, इसका a2, u 0 है, u 0 है, ये तो 0 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a1, इसके लिए टाइम क्या है 5, 5 इंटू 2 10, 10-1 9, a2 इसके लिए टाइम क्या है भैया 3, 3 इंटू 2 6 -1 5, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 5:9, 9 नीचे चला जाएगा, 5:9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5:9, a1 a2 का रेशियो अनुपात 5:9 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ये बोल रहा है इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड्स बॉल्स ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल्स दे आर इन कांटेक्ट। ठीक है, देखो जब बच्चों, जब बॉडी टकरा रही होती है तो एक स्टेट आती है जिसमें बॉडीज डिफॉर्म होती है, इस तरह से डिफॉर्मेशन आता है ना, विरूपण होता है, दोनों वस्तुएं जब ऐसे टकराती है तो विरूपक बल लगता है। ठीक, जो उसे विरूपित करता है ना, जो एक डिफॉर्मिंग फोर्स होता है जो उसे डिफॉर्म कर रहा होता है, और अगर वो बॉडीज इलास्टिक है तो वो फिर से रिफॉर्म होती है, और जब वो फिर से रिफॉर्म होती है तो सेपरेशन आता है, तो पहले आएगा डिफॉर्मेशन फिर आएगा सेपरेशन। तो जब तक डिफॉर्मेशन चल रहा है उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। स्टेट ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी और अब कुछ और है, तो काइनेटिक एनर्जी उस केस में कम हो जाती है। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, तो इसमें हम बोलेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। ठीक, यहाँ ऊर्जा लिखा है,
और यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखा है, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्ट आंसर है। ठीक, कुल ऊर्जा मतलब कुल गतिज ऊर्जा, कुल जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 क्या बोल रहा है? बुलेट इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई साहब, इनिशियल स्पीड दे दी 500 मीटर पर सेकेंड से इसको फायर कर दिया। इन ऑर्डर टू हिट अ टारगेट 50 मीटर अवे, तो जो टारगेट है वो यहाँ से 50 मीटर दूर है। इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द गन शुड बी एम। ठीक, देखो 50 मीटर दूर टारगेट है, यहां से आपने बुलेट फायर किया है। ठीक है, यहां से बुलेट फायर किया है और जो टारगेट है वो 50 मीटर दूर है। लेकिन जब बुलेट यहां पर चल रही होगी तो क्या उस पर ग्रेविटी भी एक्ट करेगा, और ग्रेविटी के कारण एक एक्सेलरेशन आएगा जी, और जी इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो बुलेट सीधे न जाते हुए ऐसे चलेगी, और ऐसे चलेगी तो ये कुछ नीचे चली जाएगी, और ये जितना नीचे जाने वाली है अगर हम उतना ही ऊपर एम करें तो वो टारगेट को हिट करेगी, और अगर आपने टारगेट को एम किया तो टारगेट से नीचे हिट करेगी। लेकिन अगर आपने टारगेट से थोड़ा ऊपर एम किया तो वो टारगेट को हिट करेगी। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कितना ऊपर एम करना है, तो जितना नीचे जाने वाली थी उतना ऊपर एम कर लो। सबसे पहले पता करो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा। टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी भाई साहब 500, तो इससे 10 टाइम्स उड़ा दो तो 1/10 सेकेंड है ना, मतलब 0.1 सेकेंड तो इसको टाइम लगा। अब 0.1 सेकेंड में कितना वर्टिकली डिस्प्लेस हो गई, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू 10 और टी कितना है 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1, ये दोनों पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा 100, एक जीरो कैंसिल करा दो तो ये हो जाएगा 1/20 मीटर। मीटर को लिखते हैं सेंटीमीटर, तो मीटर को लिख दो 100 सेंटीमीटर अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए था। तो 5 सेंटीमीटर नीचे जाने वाली है बुलेट, क्योंकि बुलेट यहां से आने पर 5 सेंटीमीटर नीचे जाने वाली है, तो आप 5 सेंटीमीटर ऊपर टारगेट को हिट एम करो तो वो हिट कर जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोल रहा है इन द फिगर 1 and 2 टू वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स ऑफ सेम लेंथ आर शोन, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी बतानी। फ्रीक्वेंसी, अच्छा देखो v इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू v बाय लैम्डा है ना, तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा 1, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा 2, और दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी तो सेम है, तो रेशियो आ जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसमें लैम्डा कैसे कैलकुलेट करें, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ भी एल है। यहाँ पे देखो कितने, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, 1 2 3, तो यहाँ जो एल है वो 3 लैम्डा बाय 4 के इक्वल, तो यहाँ से जो लैम्डा 1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 4l बाय 3, है ना। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 4l बाय 3, और यहाँ देखें तो 1 2, देखो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 1 2 3 4 5, तो जो एल है वो 5 लैम्डा बाय 2 के इक्वल है। 4 नहीं लिखना होगा, लैम्डा बाय 4, करेक्ट करेक्ट, 5 लैम्डा बाय 4 के इक्वल है। लैम्डा बाय 2 नहीं लिया, उसको लैम्डा बाय 4 लिया अपन ने, तो 5 लैम्डा बाय 4 के इक्वल है। तो यहां से जो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4l बाय 5, तो जहां लैम्डा 2 है वहां लिखेंगे 4l बाय 5, और जहां लैम्डा 1 है वहां लिखेंगे 4l बाय 3, 4l कैंसिल, तो 3:5, 3:5 इसका सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 3:5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं। ठीक है भाई सर, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक से दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है 4 इक्वल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पर एक एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, एंड द चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे एक स्मॉल क्यू रखा है जो सेंटर पर रखा है, और ये बोल रहा है इफ द इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू इज। ठीक है, पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में चाहिए तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए। माइनस क्यू परिमाण के 4 आवेश, वर्ग के 4 कोने, वर्ग ले लो, वर्ग की साइड ले लेते सब ए, है ना।
और इसका जो डायगोनल है वो क्या होगा, ए रूट टू। ए का डायगोनल क्या होता है, ए रूट टू। याद है कि भूल गए, ए रूट टू तो सबको याद होगा। चलो, तो ए रूट टू और ए सब सब ठीक है। यहाँ एक स्मॉल क्यू रख दिया और हम चाहते हैं कि सब इक्विलिब्रियम में रहे। सारे फोर्सेस अगर बैलेंस हो जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला क्यू इसको रिपेल करेगा एफ से, ये वाला क्यू इसको रिपेल करेगा एफ से, और एफ 90 डिग्री पे रिजल्टेंट आ जाएगा एफ रूट टू। तो एक फोर्स तो हो गया एफ रूट टू, प्लस ये वाला माइनस क्यू इसको रिपेल करेगा एफ डैश से, तो प्लस एफ डैश, ये इस पे टोटल फोर्स हो गया। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है और ये वाली डिस्टेंस ए रूट टू है। और अगर उतने ही फोर्स से ये स्मॉल क्यू इसको अट्रैक्ट कर ले, जितने फोर्स से रिपेल हो रहा है उतने ही क्यू फोर्स से अगर ये स्मॉल क्यू इसको अट्रैक्ट कर ले और सब बैलेंस हो जाए तो हो गया इक्विलिब्रियम। तो एफ कैसे लिखे, एफ है इन दोनों के बीच का फोर्स, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट टू, प्लस एफ डैश इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक, ए रूट टू स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश। अब ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ए रूट टू का हाफ, ए रूट टू का हाफ हो जाएगा ए बाय रूट टू, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाय टू, ये टू इधर ले आओ। ठीक है भाई साहब, तो के कॉमन आके कैंसल, एक क्यू कॉमन आके कैंसल, है ना, ए स्क्वायर कॉमन लेके कैंसल, तो इधर बचा क्या, ठीक, एक कैपिटल क्यू कॉमन ले लेते हैं, यहां बच रहा है रूट टू प्लस 1/2, है ना, इक्वल टू 2 स्मॉल क्यू, ये चीज बच रही। तो कैपिटल क्यू यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2 रूट टू प्लस 1, और ये 2 भी नीचे ले आओ इक्वल टू स्मॉल क्यू, है ना। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अच्छे से लिख देता हूँ, स्मॉल क्यू इक्वल टू क्यू बाय 4 2 रूट टू प्लस 1, ठीक। अच्छा, ये वाला चार्ज, अब ये आंसर तो आ गया, पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, देखो ये सब नेगेटिव है, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए सेंटर पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो आंसर आ जाएगा क्यू बाय 4 1 प्लस 2 रूट टू, ठीक, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हो बच्चे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए, अच्छे से आ गए सभी को समझ में, वेरी गुड। अब आगे की कहानी हमारे मनीष चौधरी सर संभालेंगे, और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर एंड तक वो आपको लेकर जाएंगे, ठीक। सभी लोग अच्छे से पेपर देते रहो, मैं हर बार बोल रहा हूँ, इंप्रूवमेंट लाते रहो, एनालिसिस करते रहो, जो भी गलतियां हो रही है उनसे सीखो, और हर बार मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश करो बच्चों। समय कम बचा है, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, ठीक है, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, और पूरी जान लगा दो, यही एक समय है, यही मोमेंट है, और इसी में एफर्ट डालना है, जितने एफर्ट डाल सकते हो डालो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मैं मनीष चौधरी आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन को लेकर। हमारी सेकंड एफएलटी आ गई है, उसके सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। अमित सर ने क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको डिस्कस कर दिया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ए ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड is slowly heated and converted to steam at 100 degree centigrade. Which of the following curves best represent? इसका हिंदी वर्जन पे हम आते हैं। एक -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले बर्फ के टुकड़े को धीरे धीरे गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। निम्न में से कौन सा वक्र इस घटना को ठीक तरह से प्रदर्शित करता है? आपके सामने 4 डायग्राम दे रखे हैं, कौन सा कर रहा है? चलिए, तो एक्चुअल में क्या है भाई, डिस्कशन कर रखा है किसका, -10 डिग्री सेंटीग्रेड का। कहां से शुरुआत है और कहां लेकर आ रहे हो, स्टीम में लेकर आ रहे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले तो क्या होगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट होगा। तो क्या यहां से यहां तक में टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे। तो ये ग्राफ टेम्परेचर और हीट सप्लाई में है, देखिए क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, -10 से 0, क्या टेम्परेचर -10 से 0 लेकर आए? तो नेगेटिव ग्राफ जो हम देखेंगे, क्या -10 से टेम्परेचर नेगेटिव होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो देखो
क्या यहां से -10 से 0 की तरफ आया? फिर देखिए -0 डिग्री आइस से क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होता है, मतलब स्टेट चेंज हो रही है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, नियत होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखो क्या यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर आएंगे, तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर आए, तो क्या 0 से 100 में भी आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा? यस। तो देखो आप टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट सप्लाई दे रहे हैं, आपने हीट सप्लाई यहां पर भी दी। फिर उसके बाद क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम दे रखा है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में आप आए तो आपने क्या किया? स्टेट चेंज किया, और स्टेट चेंज में हमेशा टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहां पे टी क्या है? कांस्टेंट। क्लियर है? तो देखो फिर से क्या ये ग्राफ कांस्टेंट है। फिर उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ग्राफ ये बढ़ेगा। इसलिए कौन सा वाला ग्राफ है हमारा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर। 27 बोलता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस एंड फोर्स बिटवीन देम इज कैपिटल एफ। If 25% of charge from one is transformed to other charge, then the force between them is। दो बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं जिनके बीच कार्य करने वाला बल F है। तो रख दीजिए, ठीक है। दो चार्जेस हैं, मान लीजिए Q है ना, और विपरीत प्रकृति के हैं, तो एक Q है और एक क्या है? -Q है। मान लीजिए डिस्टेंस कितना है? R है। तो देखो R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मान लीजिए आप इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है? K Q1 क्या Q है? Q2 क्या Q है? तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यदि एक आवेश का 25% मतलब 25% दूसरे आवेश में स्थानांतरित कर दिया जाए, है ना, यही बोला गया 25% ऑफ चार्ज फ्रॉम वन इज ट्रांसफॉर्म टू अदर चार्ज, तब दोनों आवेश के बीच बल क्या होगा? ठीक है, तो इसका 25% मतलब 1/4, तो इसका 1/4 निकाला, ठीक है, तो इसका 1/4 निकालिए आप, तो ये जो Q1 है, ये जो नया बनेगा वो क्या हो जाएगा? Q - Q/4। इतना निकाल दिया तो कितना बचा यहां पे? यहां बचा 3Q/4। क्लियर है? कोई डाउट तेरे को इसमें? नहीं है। उसके बाद आपने किसमें? इस Q2 में मतलब -Q में क्या इसका 25% ऐड किया है? यस। तो ऐड कर दीजिए इसको Q/4, तो Q2 कितना हो जाएगा? ये Q2 हो जाएगा -3Q/4। क्लियर है? चलिए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है नया वाले का? कि अब Q1 कितना है? 3Q/4। ठीक है, Q2 कितना है? 3Q/4। क्लियर है? माइनस यहां पे क्या शो करेगा? अट्रैक्शन, डायरेक्शन को शो कर देगा। क्लियर है? अपॉन R स्क्वायर। चलिए, तो कितना हो गया? F डैश इज इक्वल टू, ये हो गया 9, ये हो गया 16, कितना बचा? KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। क्या ये KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर ये वाला F है? तो रख दीजिए, तो F डैश कितना हो जाएगा? 9F/16। क्लियर है? तो कोई ऑप्शन है 9F/16? यस, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दीज। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्न में से क्या व्यक्त करती हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा, आवेश की प्रकृति, ऋणात्मक अथवा धनात्मक, या उपरोक्त सभी। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मैग्नीट्यूड को तो शो करेगी सर, ई कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फील्ड स्ट्रेंथ को भी डिस्कस करती है। आप इसको बढ़ाइए, 2 न्यूटन पर कूलाम है और 3 न्यूटन पर कूलाम है, तो स्ट्रेंथ 3 की ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा है। डायरेक्शन बिल्कुल सही बात है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, देखो इधर की तरफ
है ना, ये रेखाएं कर रही है। आवेश की प्रकृति सीधी सी बात है, यदि यहां पे प्लस क्यू आवेश रखूंगा तो ये प्लस क्यू आवेश इधर की तरफ जाएगा, F फिजिकल टू फोर्स लगेगा QE, और यदि इस पे मैंने माइनस क्यू रखा तो वो आवेश इधर की तरफ जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में या विपरीत दिशा में जा रहा है, वो डिपेंड करता है आवेश की प्रकृति पे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि उस पर फोर्स इधर की तरफ लगने वाला है। क्लियर है? तो आवेश की प्रकृति पे भी करता है, मतलब तीनों पे कर रहा है। मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। समझ आया? सारे ही सही है। कहानी क्लियर है? तो इसमें हम ऑप्शन क्या लेंगे? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस करेक्टली? निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा चित्र विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सही प्रदर्शित करता है? ठीक है, आपके सामने डायग्राम दे रखा है। तो देखिए ये प्लस है, क्या प्लस से लाइंस निकलती है? बिल्कुल निकलती है। क्या माइनस है? माइनस में लाइन एंटर करती है, देखो बिल्कुल कर रही है। क्या प्लस से निकल रही है? देखो निकल रही है। पर देखो हमेशा कैसे एंटर करती है? परपेंडिकुलर, है ना। आप यहां से परपेंडिकुलर, तो ये एंटर ऐसे होना चाहिए था। क्लियर है? और पहली कहानी, वो दूसरी कहानी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर because intersection points gives two directions which is not possible। जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करेगी तो वहां पे दो डायरेक्शन उत्पन्न हो जाएगी, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। भाई किस रास्ते में जाऊं, इस वाले में जाऊं या इस वाले में जाऊं? ठीक है, तो कौन सा ये वाला ए ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। इसमें आ जाइए, देखो इस वाले में भी देखो, देखो मैंने बोला ना कि लंबवत निकलनी चाहिए। क्या लंबवत निकल रही है? क्या नहीं, यहां का लंबवत तो ऐसे होता है। क्लियर है? ऐसे सभी जगह की हम बात करते हैं, है ना। तो पहली कहानी ये भी समझ में आ गई, तो क्या ये वाला भी गलत हो गया? ऑप्शन डी पर आ जाइए। अब देखो ऑप्शन डी में क्या है देखो जहां पे आवेश ज्यादा है वहां पे डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए रेखाओं की, पहली कहानी। और दूसरी कहानी क्या? परपेंडिकुलर वाला पार्ट भी होना चाहिए। परपेंडिकुलर वाला पार्ट ये वाला होता है। समझ में आया? इसमें परपेंडिकुलर पार्ट ये वाला होता है। तो यहां दोनों चीजें हैं, डेंसिटी भी है कि यहाँ पे जहां पे आवेश ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, तो रेखाएं ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? देखो यहाँ पे दो ही रेखा दे रखी, दो आवेश, यहाँ तो यहाँ पे सिर्फ दो दे रखी जबकि आवेश बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो ये वाला भी क्या है? गलत है। इस वाले में आइए, देखिए इस वाले में क्या है? इस वाले में देखो लंबवत निकल रही है। ठीक है, ये लंबवत निकल रही है देखो, और दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल, प्रतिकर्षित करते। देखो प्रतिकर्षित करती हुई दूर भगा रही। क्लियर है? तो ये जो डायग्राम है ऑप्शन सी वाला वो हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर शोन इन फिगर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी। आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है और उसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। नीचे दिए गए चित्र में कुछ समविभव पृष्ठ दर्शाए गए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो देखिए यहां पे ये वैल्यू जो है सेंटीमीटर में है। समझ में आया? और ये वोल्टेज दे रखे आपको एक्स और वाई में, और आपसे क्या पूछा गया? ई बताइए। देखो E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन dr, या माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, या E इज इक्वल टू जो विभवांतर है और उन दोनों विभवांतर के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो D होता है ना, ये D क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। समझ में आया? किसके? उन दोनों विभवांतर के बीच का। तो देखिए यहां पे विभवांतर कितना? 10 और 20। क्या 10 का विभवांतर है? ठीक है, यहां पे विभवांतर कितना? 20 और 30। कितना? 10 का विभवांतर है। तो विभवांतर तो कितना मिला? डेल वी तो मिला 10 वोल्ट। उसके बाद मुझे जो ये D चाहिए, ये D होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब विभवांतर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगी बच्चे, होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ना कि ये 10 है। ये वाला पार्ट कितना है? 10 है भाई, ये वाला पार्ट 10 है। ठीक है, ये 10 है, मुझे डिस्टेंस ये चाहिए, ये D चाहिए। तो D कितना हो जाएगा? ये 30 है, तो D हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? साइन। तो D साइन 30। क्लियर है? ठीक है, अब विभवांतर मुझे मिल चुका है, तो देखो D साइन 30 सेंटीमीटर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी?
E इज इक्वल टू, ठीक है, d साइन 30। अब देखो डेल बी का मान कितना है 10, d साइन 30 का मान होता है 1/2। क्लियर है? और सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² कर दूंगा। चलिए, तो देखो ये 0 से 0 कर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो E इज इक्वल टू कितना आएगा 200, ये ना 2 ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 200 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? अब देखो यहां पे डायरेक्शन दे रखी है 120 डिग्री। एक्चुअल में मान लीजिए इसमें यदि एक ऑप्शन और होता 200 डिग्री एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, एक ऑप्शन और होता तो तब कौन सा सही होता, 120 वाला सही होता या 60 डिग्री वाला होता? अभी तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मुझे आंसर मिल गया है, पर यदि ऐसा होता तो हम क्या करते? तो चेक करिए, एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है। तो ध्यान से देखिए, क्या हायर पोटेंशियल 20 वोल्ट है और लोअर पोटेंशियल कितना है? अरे बोलो, लोअर पोटेंशियल कितना है? ये हायर पोटेंशियल है और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से क्या लोअर पोटेंशियल की ओर होती है? ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर है और हमेशा कैसे होती है, लंबवत होती है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, क्या है ये, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इससे हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये कितना 30 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 120 डिग्री। तो एक्स अक्ष से कितना है 120, इसलिए ये आंसर कितना है 120 डिग्री। ये मत लगा देना कि ये आंसर इधर की तरफ आ रहा है तो 60 डिग्री, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सही है। पॉइंट समझ में आया, कहानी क्लियर है। इसलिए कितना 200 वोल्ट मीटर एक्स अक्ष से 120 डिग्री के कोण पर। ठीक है, 200 वोल्ट पर मीटर एट एंगल 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। An ideal gas is taken through a process in which the pressure and the volume are changed according to the equation P is equal to kV. Molar heat capacity of the gas for the process is। 31 का हिंदी वर्जन है, आदर्श गैस एक प्रक्रम में इस प्रकार परिवर्तित होते हैं जिसके दाब P तथा आयतन V समीकरण P बराबर KV, P बराबर KV है, ध्यान रखिएगा, के अनुसार परिवर्तित हो रहा है तो प्रक्रम के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। क्लियर है? तो ये आपके सामने एक रिलेशन भी बना के दे रखे हैं। ठीक है, उन रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करना है, इसको कंसीडर करते हुए। तो एफएलटी के बारे में हम जानते हैं, एफएलटी आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, तो वो क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम जानते हैं किसमें, विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर है? हीट कैपेसिटी है ना, इसकी फॉर्म में यदि हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है एन सी डेल टी। सी इज द हीट कैपेसिटी। डेल यू जो मिलता है इसी की फॉर्म में, वो मिलता है कांस्टेंट किस पे, आयतन पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो वो कितना है एन सीवी डेल टी, पर हम इसको जानते हैं ये होता है पी डेल वी। समझ आया? अब देखो ये तो टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट की फॉर्म में है, पर यहां पे पी डेल वी है और रिलेशन देखो सी सीवी और आर की फॉर्म में है, तो कुछ ना कुछ चेंज मुझे इसमें करना पड़ेगा। तो मैं ये जानता हूं कि पीवी इजिकल टू क्या होता है, पीवी इजिकल टू होता है एनआरटी। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां से P की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू पी, और ये P यहां पे गिवन है, देखो P इज इक्वल टू के वी। क्या ये वैल्यू रखी जाएगी? यस। कितना हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी के वी। इस V को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा एन आर टी के वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फिर क्या हो जाएगा एनआरटी केवी स्क्वायर। अब यहां पे इसका डिफरेंशिएट करिए, है ना, टेक डिफरेंशिएशन, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो ये एन आर कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डेल टी, ये हो जाएगा के, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा और क्या हो जाएगा डेल वी। क्लियर है?
ठीक है, डेल वी या डीवी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस अगर डिफरेंस छोटा हो जाएगा तो वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो डेल की फॉर्म में। यहां पर भी आप इसको डी कर सकते हो, ठीक है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे क्या होगा, आप ध्यान से सुनिए, मुझे क्या चाहिए, पी डेल वी, इस डेल वी की वैल्यू चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं यहां से एन आर डेल टी अपॉन 2 kV। क्या मुझे ये डेल वी मिला है, अब इस वैल्यू को पुट करते हैं यहां पे, करें, चलिए, तो क्या हो जाएगा, एन सी डेल टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी प्लस पी। डेल वी की वैल्यू कितनी है, एन आर डेल टी अपॉन 2 kV। क्लियर है, चलिए, है ना। और इस पी की वैल्यू भी आप लोग जानते हो, क्या ये भी रख दी जाए, तो चलो ये भी अपन रख देते हैं यहां पे, थोड़ा सा एक स्टेप हमारा बच जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, एन सीवी डेल टी प्लस केवी। तो चलिए केवी से क्या केवी कट जाएगा, अब देखिए एन, यहां पर भी एन, यहां पर भी एन, क्या दोनों तरफ कट चुका है, डेल टी और डेल टी क्या कट चुका है, तो क्या बचा, सी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर बाई टू। क्लियर है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, यस, तो ऑप्शन मुझे दे रखा है सी सीवी प्लस आर बाई टू, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 आर कनेक्टेड in parallel is 12 units and product C1, C2, C3 equal to 48. When the capacitors C1 and C2 are connected in parallel, the equivalent capacitance is 6 unit, then capacitance R. समांतर में 3 संधारित्र की तुल्य धारिता 12 यूनिट है, वह C1, C2, C3 48 है। C1 व C2 की समांतर में तुल्य धारिता 6 यूनिट है, तब धारिताएं होंगी। आपके सामने कंडीशंस दे रखी है, देखिए, है ना। एक तो समांतर क्रम में 3 संधारित्र है, इन 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी, 12 यूनिट, है ना। ठीक है, C1, C2, C3 है, तो कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आपको दे रखा है 12। ठीक है, क्या 12 ही दे रखा है क्या, यस, 12 यूनिट। उसके बाद दे रखा है कि C1, C2, C3 का मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा कितना है, 48। तो C1, C2 और C3 का गुणा कितना है, 48। इसको ऐसे नॉर्मल भी लिखेंगे तब भी वही कहानी है। उसके बाद C1, C2 की समांतर में तुल्य धारिता 6 है। समांतर क्रम में क्या डायरेक्ट ऐड होते हैं, यस, तो कितना हो जाएगा, वो 6 है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, C1 प्लस C2 की वैल्यू यहां रखिए, मतलब इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस C3 इज इक्वल टू कितना, 12। तो C3 कितना आ जाएगा बच्चे, C3 आ गया 6। क्लियर है, अब 6 आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 6 आ चुका है C3, तो इक्वेशन सेकंड में रखिए। इक्वेशन सेकंड में आप C1, C2 तो ठीक है, C3 की वैल्यू आपने कितनी रख दी, 6, तो कितना मिला, 48 है। ठीक है, कहानी समझ में आई। ठीक है, तो ये कट गया कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक है, चलिए, तो C1, C2 कितना मिला, मिला 8। अब देखो C1, C2 मिल चुका है मुझे, C1 प्लस C2 की वैल्यू भी गिवन है, तो एक्चुअल में क्या होता है, एक रिलेशन होता है C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कितना है, 6 का होल स्क्वायर 4, C1 C2 कितना है बच्चे, C1 C2 की वैल्यू है 8। ठीक है, तो ये हो गया 36 माइनस 32, तो C1 माइनस C2 का जो होल स्क्वायर मिला है वो कितना है, 4, तो C1 माइनस C2 कितना हो जाएगा, 2। तो C1 माइनस C2 मुझे 2 मिल चुका है, और C1 प्लस C2 देखिए ये रहा, C1 प्लस C2 कितना है, देखिए 6 है क्या, रखिए वैल्यू, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
दोनों को ऐड कर दें तो ये हो गया 2c1, कट गया, कितना आया 8, तो c1 की वैल्यू कितनी है 4। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए आपने इस इक्वेशन में रखा तो 4 प्लस C2 इज इक्वल टू कितना 6, तो C2 कितना आ गया 2। तो आपके सामने दो कैपेसिटेंस, C1 कितना है, C1 है 4, C2 कितना है 2, और C3 की वैल्यू आपने यहां निकाल ली थी 6। ये कोई ऑप्शन है, यस 4 2 6, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 33, the current in a wire varies with time according to the equation I is equal to 4 plus 2t where I is in ampere and t in second. The quantity of charge which has to be passed through a cross section of the wire during the time t is equal to 2 second to t is equal to 6 second. किसी चालक में विद्युत धारा I is equal to 4 plus 2t है, जहां I एम्पियर में तथा t सेकंड में है, समय अंतराल t सेकंड में। ये यहां पे इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा चेंज है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड से t इज इक्वल टू 6 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेशों का मान क्या होगा। तो रिलेशन होता है q इज इक्वल टू आई डी टी, t1 से लेके t2 तक, ठीक है। अब कहां से कहां तक, 2 से लेके 4, i की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2t dt। चलिए तो कितना हो जाएगा 4 dt 2 4 प्लस 2t dt 2 4, ठीक है। तो q इज इक्वल टू 4 आपने आगे ले लिया, t का हो जाएगा dt का हो गया t, तो कहां से कहां तक 2 से लेके 4 तक, फिर क्या है 2 को आगे लीजिए, 2 आगे आएगा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक है ना, 4 नहीं है बच्चे, ठीक है 6 है, देखो 2 से लेके 6 है, तो ये क्या हो गया T1 कितना 6, ठीक है। चलिए तो कहां से कहां तक 6 तक है भाई, चलिए तो कितना हो जाएगा 6, और ये भी कितना हो गया 6। Q इज इक्वल टू 4 आपने ले लिया, 6 माइनस 2, ठीक है, प्लस 2 से 2 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, फिर हो जाएगा 36 माइनस 4, तो ये कितना हो गया Q इज इक्वल टू 16 प्लस 32, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 48 कूलाम, तो 48 कूलाम हमारा सही आंसर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज बोर हाइड्रोजन एटम हुज एनर्जी इज 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर के हाइड्रोजन परमाणु जिसकी ऊर्जा माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है NH/2π, क्लियर है। तो मेरा मकसद सिर्फ n निकालना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, है ना। तो उसने कंडीशन क्या दे रखी है, इसने किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, एनर्जी गिवन है E इज इक्वल टू कितना है, E इज इक्वल टू 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए, ये कितना होता है 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, Z इज इक्वल टू 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, समझ में आया, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 0.544 माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 13.6 अपॉन N स्क्वायर, तो N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.6 अपॉन 0.544, यहां से पॉइंट हटेगा, ठीक है, एक पॉइंट तो कितना 10 की पावर 2 चला जाएगा क्योंकि एक पॉइंट इसका भी हटा है, क्लियर है। इसको डिवाइड करते तो ये वैल्यू लगभग 25 आती है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 5, n इज इक्वल टू 5 है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमारे, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो देखो 5 आ गया, इसमें रखिए L इज इक्वल टू कितना है
5h/2 यही पूछा है ना। मेरा मेन एम क्या था, क्या लक्ष्य था मेरा, एन निकालना, मैंने वही तो निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V इज। दिए गए परिपथ में वोल्टमीटर V का पाठ्यांक है, ठीक है, किसका, V का। चलिए तो देखिए करंट यहां से कितना है 2 एम्पियर, ठीक है। अब इसके एक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। मुझसे पूछा यहां का गया है ए और बी का, ठीक है। तो ए और बी तक पहुंचने के लिए क्या मुझे पहले ए और बी का निकालना जरूरी है, यस। तो ए और बी के लिए सबसे पहले मुझे यहां पे करंट है तो इसका टोटल पोटेंशियल कितना वो निकालना जरूरी है। देखो ये कितना है, दोनों सीरीज में कितना हो गया 20 ओम, ये दोनों कितना 20 ओम, क्लियर है। अब ये 20 ओम है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है क्या, तो इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, आर इक्विवेलेंट कितना मिला, भाई सेम रेजिस्टेंस होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो क्या उनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। देखो एक और दो ब्रांचेस है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 20/2 कितना आ जाएगा 10, क्लियर है। तो टोटल कितना है इसका आर इक्विवेलेंट, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है 10 ओम, ठीक है। धारा कितनी है 2 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, यही होता है क्या। तो V कितना है, ये हो गया 2 और कितना है 10, तो कितना आ गया 20 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 20 है, मतलब यहां 20 तो यहां कितना 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनके अक्रॉस 20 वोल्ट है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी को समझना, क्लियर है। चलिए अब देखो क्या होगा कि इसके पास 20 था, ऊपर भी कितना 20, नीचे भी कितना 20, तो दोनों में करंट क्या सेम सेम जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो यहां 2 एम्पियर है तो यहां कितना हो गया 1 एम्पियर और यहां पर भी कितना हो गया 1 एम्पियर। चलिए क्लियर है। अब 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हुआ, ठीक है। चलिए तो 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हुआ। अब 1 एम्पियर करंट जब इसमें फ्लो हुआ तो इसने कितना खाया, मतलब इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, तो 1 और 4, क्या 4 वोल्ट का ड्रॉप इसने किया। 4 वोल्ट का ड्रॉप यदि इसने किया तो यहां पे कितना बचा, भाई टोटल तो 20 था, कितना था 20 था या नहीं था, इसने कितना ड्रॉप किया 4, तो कितना बचा 16 वोल्ट, कितना बचा, तो VA कितना है भाई, VA 16 वोल्ट बचा है, क्लियर है। उसके बाद नीचे आइए, क्या यहां पे 16 ओम है, करंट 1 एम्पियर है, तो इसने कितना ड्रॉप लिया, कितना खाया 16 वोल्ट, टोटल कितना था 20, खाया कितना 16, बचा कितना 4 वोल्ट, तो VB कितना है 4 वोल्ट। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो VA माइनस VB कितना है 16 माइनस 4, क्या 12 वोल्ट है, यस। तो 12 वोल्ट हमारा सही आंसर है, मतलब इसके अक्रॉस जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर में वो इसके अक्रॉस के वोल्टेज वाली आएगी, कितना है 12 वोल्ट। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। इन द सर्किट शोन इन मीटर ब्रिज इन इट्स बैलेंस स्टेट द मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस 0.1 ohm per centimeter. The value of unknown resistance capital X and the current drawn from the battery of negligible resistance S. निम्न दर्शाए परिपथ में मीटर सेतु संतुलन अवस्था में है, मीटर सेतु तार का प्रतिरोध 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है, क्लियर है ना। कितना दे रखा है, देखो ये ना प्रतिरोध पर यूनिट लेंथ दे रखा है, जिसको हम रो से भी डिनोट कर देते हैं या सिग्मा भी बोल सकते हो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, क्लियर है। कितना है 0.1 ओम पर मीटर, देखिए पर सेंटीमीटर, सॉरी है ना, ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर। तो अज्ञात प्रतिरोध X तथा नगण्य प्रतिरोध बैटरी से ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस बैटरी ने कितनी करंट फ्लो करी, ठीक है, और इस X का मान कितना है, ये दोनों निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो क्या होता है,
ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R और ये होता है S। क्लियर है? तो हम क्या लिखते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, अब P जो होता है वो होता है सिग्मा L, ये वाला सिग्मा। क्लियर है? और Q क्या होता है, ये मान लीजिए ये L1 है, तो ये कितना हो गया, है ना, सिग्मा L2 या 100 माइनस L। ठीक है, तो रख दीजिए ये कितना है, सिग्मा L1 अपॉन सिग्मा L2 इज इक्वल टू कितना, R अपॉन S। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, L1 की वैल्यू कितनी है, 40 है, L2 की वैल्यू कितनी है, 60 है, R की वैल्यू कितनी है, X है, यही तो फाइंड आउट करना है, और S क्या है, 6 ओम। चलिए ठीक है, ये 60 है, क्या 10 टाइम्स, ये 0 से 0 कट गया, ये 6 टाइम कट गया, तो x इजिकल टू कितना आया, 4 ओम। ठीक है, तो x की वैल्यू तो कितनी मिल गई, 4 ओम, है ना। वैसे तो मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ यही है, पर मुझे एक और चीज निकाल दी, बैटरी से ली गई धारा, समझ में आया, तो वो भी हम निकालते हैं। तो यहां पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू सिग्मा L1 है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, P इज इक्वल टू सिग्मा कितना है, 0.1 और L1 कितना है, 40, तो ये हो गया 4 ओम। ऐसे Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका सिग्मा 0.1, ये 60 कितना है, 6 ओम। क्लियर है? तो ऊपर कितना आ गया, x की वैल्यू भी मैंने निकाल ली है, 4 ओम। 4 और 4 6, क्या 10 हो गया, क्या ये दोनों टोटल कितना हो गया, 10 ओम। ये टोटल कितना हो गया, दोनों का भी टोटल कितना हो गया, 10 ओम। ठीक है, क्या 10 ओम है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट मिलेगा, तुल्य मिलेगा, वो कितना हो जाएगा, 10/2। क्लियर है? कितना हो गया, 5 ओम। अब बैटरी से करंट पूछी गई है, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, है ना, यही है, मैंने इसको यहां लिख दिया है। तो V कितना है, 5, R कितना है, 5, कितना है, 1 एम्पियर। क्लियर है? तो करंट कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। तो वैसे तो मेरा देख के यहाँ पे आंसर आ चुका था, पर मैं फिर भी, मान लीजिए 4 के 2 ऑप्शन होते तो फिर उसके बाद हमें और आगे कैलकुलेट करना होता, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ इन्फिनिट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर S। बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र दोनों अन्य धारा प्रवाही तारों से है। मतलब यहाँ पे 2 तार दे रखे हैं आप लोगों को, है ना, एक ये और एक है, दोनों क्या समांतर क्रम में है, बिल्कुल है, एक में 5 एम्पियर है और एक में 2.5 एम्पियर है, और इन दोनों की वजह से इस P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो देखो, इनफाइनाइट वायर अनंत की वजह से फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 R। R या D, जो डिस्टेंस होती है वो D होती है। इस P बिंदु की बात कर रहे हैं क्या, तो मान लीजिए 1 वायर है, ये 2 है, तो 1 की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 5 2 पाई, और D की वैल्यू कितनी है, 7.5। क्लियर है? डायरेक्शन देख लीजिए, क्या करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या इससे अंदर की तरफ होगा, यस, राइट हैंड थंब रूल, तो इनसाइड है, तो ये भी क्या है, इनसाइड। अब इस B2 की वजह से देखें, इस B2 की वजह से कितना हो जाएगा, ये B2, तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट 2.5 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ये 2.5, तो 2 पाई 2.5। क्लियर है? अब डायरेक्शन देख लीजिए, इसकी वजह से क्या अंदर की तरफ है, यस, तो ये भी क्या होगा, इनसाइड। टोटल कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 कितना है, म्यू नॉट 5 अपॉन 2 पाई 7.5 प्लस म्यू नॉट 2.5 अपॉन 2 पाई 2.5। चलिए, तो B की वैल्यू कितनी है, B म्यू नॉट 5 अपॉन 2 पाई 7.5 प्लस म्यू नॉट 2.5 अपॉन 2.5। इसको कट कर दे क्या, देखो 2.5 से कट हो गया 2 टाइम्स और ये कट हो गया 3 टाइम्स, तो B इज इक्वल टू कितना मिला, म्यू नॉट 2 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 3, या बचा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। जो कॉमन आ रहा है उसको ले लीजिए कॉमन, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आपने कॉमन ले लिया, 2/3 प्लस क्या यहां 1 बचेगा, तो B इज इक्वल टू कितना मिला,
यू नॉट अपॉन 2 पाई, वैल्यू कितनी सोल्व करेंगे तो 5/3 मिलेगा। डायरेक्शन किधर है, इनसाइड है या नहीं है, तो वैल्यू कितनी हो गई 5/3 यू नॉट अपॉन 2 पाई, मतलब कितना हो गया 6 पाई। ठीक है, चलिए कितना हो गया ये 6 पाई। तो जो बी की वैल्यू है वो म्यू नॉट अपॉन 6 पाई इनसाइड। तो ऑप्शन मुझे मिल रहा है ऑप्शन डी, मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metallic wire is folded to form a square loop of side A. It carries a current I and is kept perpendicular to a uniform field. If the shape of loop is changed from square to a circular without changing the length of the wire and current, the amount of work done is doing so is. एक धातु के तार को वर्गाकार बनावट में मोड़ा गया है, स्क्वायर था, जिसकी भुजा A है तथा विद्युत धारा I है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। यदि इसे वलय के आकार में मोड़ दिया जाता है एवं धारा व तार की लंबाई को ना बदला जाए तो आवश्यक कार्य कितना होगा। क्लियर है, चलिए तो कार्य क्या होता है भाई, कार्य की हम बात करें तो वो होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल। अब पहले क्या था, u की हम बात करेंगे तो u क्या होता है माइनस mb कोस थीटा। क्लियर है ना, या फिर हम इसको m को भी लिखें तो ये होता है माइनस आई ए बी कॉस थीटा। क्लियर है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके लंबवत है, मतलब एरिया की डायरेक्शन और दोनों के बीच में कोण कितना है 0 डिग्री, तो ये कितना है 0 डिग्री है। क्लियर है, चलिए तो u इज इक्वल टू कितना है माइनस आई ए बी कॉस 0, थीटा 0 है और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मुझे ये मिला है। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिखूंगा माइनस आई ए फाइनल बी, मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है, माइनस आई ए इनिशियल बी। क्लियर है, अब यहां पे जो कॉमन आ रहा है ले लीजिए कॉमन, है ना, यहां पे एक माइनस और रहेगा क्योंकि वैल्यू माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस आई ए इनिशियल बी। यहां पे कॉमन आ रहा है माइनस, आपने आई और बी कॉमन ले लिया तो यहां बचा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। अब ए फाइनल कितना है, एरिया पहले क्या था, पहले वर्गाकार बनावट थी। ठीक है, पहले क्या था वर्गाकार बनावट थी जिसकी साइड कितनी थी ए। क्लियर है, पहले वर्ग था, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर। ठीक है, बाद में क्या बना दिया गया, ठीक है, इसको क्या बना दिया गया वलय बना दिया गया। क्लियर है, मतलब लूप बना दिया गया, तो इसकी रेडियस कुछ ना कुछ तो हुई होगी, नहीं पता तो निकाल लेंगे इसको। क्लियर है, तो यहां पे W बराबर आई बी, अब ए फाइनल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया है, ए इनिशियल क्या था भाई ए स्क्वायर था, तो इसका जो ये मेरा क्या था इनिशियल और ये क्या है फाइनल, तो ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब ध्यान से देखिए, अब ये आर मुझे नहीं पता, मुझे ए तो पता है, तो मैं ये जानता हूं कि जो 2 पाई आर परिवर्तित हुआ है या ए जो परिवर्तित हुआ है, इसके जो पैरामीटर है पेरीमीटर ए, ठीक है, या इसकी जो परिधि है वो कितनी है 4 है और ये कितना है 2 पाई आर। भाई दोनों की लेंथ तो सेम है ना, है या नहीं, उसी से तो मिलके बना है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कट हो गया, हुआ या नहीं हुआ, तो आर इज इक्वल टू कितना आया 2a अपॉन पाई, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। इस वैल्यू को रखिए यहां पे, कितना हो जाएगा माइनस आई बी पाई। क्लियर है, अब आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये एक पाई कट गया और यहां a स्क्वायर चल रहा है, तो ध्यान से देखिए यहां पे W माइनस आई बी। क्लियर है, क्या बचा a स्क्वायर आपने यहां से कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा
4/π-1। क्लियर है? अब ये माइनस है ना, तो इस माइनस को अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, IB² 1 माइनस 4π। तो मुझे ऑप्शन डी यहां पे नजर आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट मेजर्ड बाय अमीटर इज, दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा नापी गई धारा का अधिकतम मान क्या होगा। अमीटर, क्या अमीटर यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है, मतलब यहां जो बैटरी में करंट दिया होगा वही इसका होगा। तो देखिए ये एलसीआर परिपथ है, यहां पे एल, सी और आर है। क्लियर है ना? और यहां पे दिया किसने है, 50 वोल्ट एसी सर्किट ने दिया है। तो नेट मुझे पता है, तो वी नेट इज इक्वल टू कितना होता है, √ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। क्लियर है? चलो, तो वी नेट कितना है, वी नेट भाई 50 है, इतना दिया था। VL कितना है, देखो VL के क्रॉस है 60, ये कितना है 100 का होल स्क्वायर। अब VR के क्रॉस नहीं पता, तो मुझे ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे करंट कितना है I, तो कितना हो जाएगा IR। तो यहां वोल्टेज कितना हो गया IR, मतलब ये जो VR है वो कितना है IR। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा I² R²। ठीक है, अब यहां पे इसका होल स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 2500। यहां कितना है 40, तो 40 का होल स्क्वायर प्लस I² और R की वैल्यू कितनी है, R है 15 का होल स्क्वायर। ये कितना है 2500 माइनस 1600 इज इक्वल टू I² 225। कितना बचेगा 900 अपॉन 225 इज इक्वल टू कितना है I²। अब देखो इसका रूट ले लीजिए तो कितना आएगा, 900 का हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 15, तो क्या 2 टाइम्स कर गया क्या, तो आंसर कितना आ गया 2 एम्पियर। तो यहां पे जो करंट दी गई वो कितनी है 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। A body is projected vertically in upward direction from ground with speed 20 मीटर पर सेकेंड. It will come to ground after. एक वस्तु को सतह से ऊर्ध्वाधर दिशा में 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है, तब वह मैदान में कितने समय के पश्चात नीचे आएगा। देखो, जब किसी पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और ये वापस घूमकर आ रहा है, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है 2u/g। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको u गिवन है और g भी आप लोग जानते हैं, तो 2u कितना है 20 और ये कितना है g 10, तो कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो जो यहां से फेंका गया और वापस टकराने में जो समय लगा वो कितना है 4 सेकेंड। क्लियर है? तो यहां पे ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 41 एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉजिक गेट इफ इनपुट ऑफ आउटपुट वेव फ्रॉम शोन इन द फिगर a and b आर इनपुट एंड y इज आउटपुट, देन। किसी लॉजिक गेट के लिए इनपुट तथा आउटपुट वेग फॉर्म दिए गए हैं, a तथा b इनपुट तथा y आउटपुट है, तो लॉजिक गेट का नाम क्या है। देखो a इनपुट है, देखो ये 1 है, आउटपुट क्या है ये 1। ठीक है, ये 1 है, ये कितना है 0 और यहां क्या मिला 0। ये 1 है, ये 0 है, क्या मिला 1। ये 0, ये 1, क्या मिला 0। चलिए ठीक है, यहां कितना है 1 0 0, यहां कितना है 0 0 1 0 1 0 1 1 0। अब देखो मुझे ए बी आउटपुट जो है और y की हम बात कर रहे हैं, तो 1 0 पे 0, फिर 1 0 पे 1 0 पे 1, ये भी 0 है ना बच्चे, ये वाला भी क्या है 0, ये भी 0 है और ये भी क्या है 0। तो देखिए, तो यहां 1 0 पे कितना है 0, फिर 0 0 पे क्या है 1 है, चलिए 0 0 पे 1 है, फिर क्या है 0 1 पे 0 है, फिर 1 0 पे 0 है, फिर 0 0 पे 1 है, फिर 0 1 पे 0 है,
क्लियर है? चलिए फिर यहां से वापस आइए, 1 1 पे 0 है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको और गेट की टेबल बताई थी। और गेट में यदि एक भी 1 आया, इन इनपुट में से यदि एक पे भी 1 आया तो क्या हो जाएगा? 1। और गेट का उल्टा क्या होता है? नॉर गेट, है ना? तो नॉर गेट में यदि एक भी 1 आया तो क्या हो जाएगा? 0। और गेट में क्या होता है? यदि इन दोनों इनपुट में से और गेट के अंदर एक भी 1 आया तो आउटपुट क्या मिलता है? 1। और का उल्टा क्या होता है? नॉर। तो यदि एक भी 1 आया तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। तो देखो, एक भी 1 आया 0, नहीं आया, नहीं आया, एक भी 1 आया 0, एक भी 1 आया 0, एक भी 1 आया, नहीं यहां नहीं है, एक भी 1 आया 0, एक भी 1 आया 0। तो कौन सा गेट है? नॉर गेट। तो ये वाली जो टेबल है वो किसको शो कर रही है? नॉर गेट को। चलिए, तो ऑप्शन डी हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। An electron of a stationary hydrogen atom passes from the fifth energy level to the ground level. The velocity that the atom acquired as a result or photon emission will be. एक स्थिर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन पंचम ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर से लौटता है। फोटोन के उत्सर्जन के कारण हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा? तो आपसे वेग पूछा जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है, फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल में आ रहा है। कहां आ रहा है? फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल में आ रहा है। मतलब N1 कितना है? 5 और N2 इजिकल टू कितना है? 2। सॉरी, ग्राउंड लेवल 1। चलिए, ठीक है। तब फोटोन से उत्सर्जन के कारण हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्राप्त वेग क्या होगा? Acquired as a result photon emission will be क्या? वेलोसिटी पूछी गई है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने एक रिलेशन निकाला था, 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? है ना, आर। ये आर की फॉर्म में है। हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो ये Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, इसमें वैल्यू माइनस में भी आ सकती है और प्लस में भी आ सकती है। माइनस मतलब ऊर्जा आपको क्या करनी पड़ रही है? लेनी पड़ रही है ना? ठीक है, और आपको ऊर्जा दी जाती है तो आप पॉजिटिव होते हो। क्लियर है? तो यहां पे आर 1/λ। अब N1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू कितना है? आर 25 माइनस 1। क्लियर है? तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/λ इज इक्वल टू आर, ये माइनस की फॉर्म में हो जाएगा 24/25। ठीक है, माइनस सिर्फ यहां पे क्या शो कर रहा है? या तो ऊर्जा यहां पे अमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, बस इतनी कहानी को करता है, बाकी वैल्यू वही है ना? फिफ्थ से ग्राउंड में आया है, यदि ग्राउंड से फिफ्थ में जाता तब भी ऊर्जा क्या होती? उतनी लेता। फिफ्थ से ग्राउंड में आया तो ऊर्जा रिलीज कर रहा है, बस इतनी सी कहानी, नेगेटिव वही शो करता है। क्लियर है? तो यहां पे 1/λ मिला। अब P इज इक्वल टू क्या होता है? H/λ। तो 1/λ की वैल्यू मुझे पता है, इसको H से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 24 RH/25। ये मोमेंटम है, जबकि मुझसे क्या पूछा जा रहा है? वेग। तो मैं एक रिलेशन जानता हूं काइनेटिक एनर्जी का, किसके साथ? मोमेंटम के साथ। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर इज इक्वल टू 2me होता है। क्लियर है? अब E क्या होता है? E होता है 1/2 हाफ mv स्क्वायर। देखिए, है ना? तो P की वैल्यू कितनी है? 24 RH/25 का होल स्क्वायर। क्या 2 से 2 बढ़ जाएगा? या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। क्या दोनों तरफ रूट ले ले? रूट ले लोगे तो कितना बचेगा? 24 RH/25 mv। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू हो जाएगा 24 RH/25 m। ये आपको वेलोसिटी। तो वैल्यू कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है क्या? यस, ऑप्शन सी हमारा 24 HR/25 m। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, द रेशियो ऑफ T1 एंड T2 इज।
सतह चिकनी है तब T1 और T2 का अनुपात क्या होगा। क्लियर है। तो देखिए यहां पे एक फोर्स है, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos 30 यही खींच रहा होगा इसको, समझ में आया आप लोगों को। तो ये F cos 30 यहां पे खींच रहा है, तो किसी भी एक वैल्यू को ले लेते हैं, इंग्लिश वाले वर्जन को कर लेते हैं। तो देखो इस टेंशन की जो वैल्यू होती है ना, वो टेंशन T2 वो क्या इसको खींच रहा है क्या, इसीलिए यहां पे होता है M1F। अब यहां पे F नहीं है, F cos 30 है। वैल्यू यदि लिखी जाती है ना, यदि मान लीजिए यहां पे F लग रहा होता, इधर की तरफ F लग रहा होता, तो फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मूला होता है M1 F अपॉन टोटल M1 प्लस M2 प्लस M3। पर यहां पे F का काम कौन कर रहा है, F cos 30। क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू है, ये M1 है आपका, ये M2 है, और ये क्या है M3। T2 M1 के आगे लगा हुआ है, तो इसने इसके द्रव्यमान को खींचा, इसलिए यहां पर ऐसा आता है। ये डेरिवेशन होता है, इससे फॉर्मूला निकाला जाता है, और इस फॉर्मूले को हम याद रख लेते हैं तो सिंपल हो जाता है। क्लियर है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। M1 कितना है 3 और F cos 30 अपॉन टोटल कितना हो गया 3 12 15 15 कितना हो गया 30। क्लियर है। फिर T1 की हम बात कर लेते हैं, तो T1 कितना हो जाएगा, T1 जो है वो इन दोनों द्रव्यमान को खींच रहा है, तो M1 प्लस M2। अब यहां F का काम कौन कर रहा है, F cos 30 अपॉन कितना, अपॉन टोटल 30, मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 लिख देते हैं इसको यहां पर। ठीक है, चलिए M1 प्लस M2 प्लस M3, तो M1 प्लस M2 कितना हो गया 15 हो गया भाई, ये F cos 30 हो गया। क्लियर है, अपॉन ये कितना है 30। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड अपॉन 1 कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसने T1 अपॉन T2 ही पूछा है, मतलब T1 T2 का रेशो पूछा है। तो चलिए कितना हो जाएगा 15 cos 30 अपॉन 30, और ये कितना हो जाएगा, F भी चल रहा है साथ में, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3F cos 30 अपॉन 30। 30 से 30 कट हो गया, F cos 30 से F cos 30 कट हो गया, ये कट हो गया 5 टाइम्स, तो कितना आया 5:1। तो जो रेशो मिल रहा है वो कितना है 5:1। चलिए, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, if the work function for a certain metal is 3.2 into 10 की power minus 19 joule and it's illuminated with light of frequency 8 into 10 की power 14 hertz, the maximum kinetic energy of the photoelectrons would be। यदि किसी धातु का कार्यफलन 3.2 into 10 की पावर माइनस 19 जूल है और इसे 8 into 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, तो प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। चलिए देखो, आपको वर्क फंक्शन दे रखा है ना, वर्क फंक्शन कितना है, कार्यफलन कितना है 3.2, तो फाई इज इक्वल टू दे रखा है 3.2 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। क्लियर है। उसके बाद ये बोला गया कि इतनी फ्रीक्वेंसी क्या लाइट जो है या प्रकाश है वो इंसिडेंट किया गया है। क्लियर है, या प्रकाशित होता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। क्लियर है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी आपने कितनी दी H न्यू, और इस H की वैल्यू आपको गिवन है 6.63 into 10 की पावर माइनस 34। आपको न्यू गिवन है 8 into 10 की पावर 14। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करिए 6.63 से तो 53.04, और 10 की पावर माइनस 34 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 20। इसको आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू 5.304 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये सारी वैल्यू जूल में चल रही है। अब आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो E इज इक्वल टू क्या है 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी E माइनस 5। तो E कितना है, E आपका है 5.304 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब माइनस करिए इसमें से, तो आपको वैल्यू मिलती है 2.19 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल।
तो ये काइनेटिक एनर्जी आपको मिली है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो कितना है, 2.1 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। The graph between binding energy per nucleon with mass number A is shown in the figure. There are 4 elements P, Q, R is shown on the graph. Them select the correct option. चार ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं, डायग्राम दे रखा है। यदि परमाणुओं के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या A के बीच ग्राफ दिखाया गया है तथा A तथा 4 तत्व P, Q, R, S ग्राफ दिखाए गए हैं तो सही उत्तर होगा। देखो P, Q और R, S दे रखा है आप लोगों को। इस साइड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और इधर क्या है, एटॉमिक मास नंबर। देखो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पे सबसे ज्यादा तो ये स्टेबल है और सब कोशिश भी यही करते हैं कि ज्यादा स्टेबल हो। अब देखो इधर क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, तो ये जो छोटे छोटे एटम्स हैं पी क्यू, क्या ये छोटे छोटे इधर की तरफ है और उधर की तरफ क्या बड़े बड़े एटम्स है या नहीं है? ये छोटे छोटे एटम्स मिलकर क्या वो यहां आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो ये दोनों मिलेंगे और मिलकर क्या करेंगे, मिलकर वो यहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, मतलब नाभिकीय संलयन होगा। समझ रहे हो? संलयन मतलब फ्यूजन होगा। क्लियर है? तो ये दोनों पीक्यू जो मिलकर है वो क्या करेंगे, संलयन करेंगे, फ्यूजन करेंगे। और ये आरएस है, ये भी क्या यहां पे पहुंचना चाहते हैं क्या? बिल्कुल पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, ये भी स्थिर रहना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों बड़े बड़े एटम हैं तो ये टूटेंगे। समझ में आया? तो विखंडन होगा, मतलब फीजन होगा। समझ में आया? तो ये आरएस क्या करेंगे, फीजन करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, फीजन करेंगे, और ये क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। क्लियर है? खाली समझ में आई? क्लियर है? तो पीक्यू क्या करेगा, संलयन करेगा, ये वाला आरएस क्या करेगा, आरएस विखंडन करेगा। तो दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों सही है। तो ए और सी क्या है, बोथ ए और सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 46, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस AB इज गिवन बाय व्हेन डायोड आर इन रिवर्स बायस। दोनों डायोड किस में है, रिवर्स बायस में। जब डायोड पश्च अभिनेति में हो तो निम्नलिखित परिपथ का बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो जब भी रिवर्स बायस में होगा तो डायोड ऑफ होगा, काम ही नहीं करेगा। क्या ये भी रिवर्स बायस में है तो ये भी ऑफ होगा, तो करंट क्या होगी, ऐसे फ्लो होगी। कहानी समझ में आई? तो ये दोनों तो परिपथ में है ही नहीं, तो ये जब करंट ऐसे फ्लो रही तो ये और ये सीरीज में है क्या, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 ओम। कहानी समझ में आई? तो इसका आंसर क्या है, 6 ओम। क्लियर है? 47, 3 different springs are connected to a block of mass m placed on a frictionless surface shown in figure. If the spring have a spring constant 2k, 3k and 4k, then the frequency of oscillation of the block is. यदि 3 भिन्न स्प्रिंग जिसके स्प्रिंग नियतांक क्रमशः 2k, 3k व 4k चित्रानुसार एक ब्लॉक से जिसका द्रव्यमान m है जुड़े हैं, एक चिकने क्षैतिज तल पर रखे गए हैं जिसके दोलन की आवृत्ति होगी। तो आपसे आवृत्ति पूछी जा रही है। जनरली क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, ये k होता है k तुल्य, तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 1/2π√k तुल्य अपॉन m। अब k तुल्य कितना होगा, देखो स्प्रिंग के केस में ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट एड हो जाता है। क्लियर है? ये कितना हो गया, ये दोनों हो गए 6k। क्लियर है? फिर ये जो मिला है 6k और 3k, ये दोनों क्या है, सीरीज में, और सीरीज में हम इसका जो कहानी होती है वो कैपेसिटर जैसी होती है। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एड होता है और उसमें 1/R1, 1/R2, 1/R3 की फॉर्म में होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों का निकालेंगे स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, 6 × 3/9। क्या 3 टाइम्स गया, क्या 2 टाइम्स आ जाएगा, तो यहां पे कितना हो गया, 2k। तो जनरली जो k तुल्य, k इक्विवेलेंट मिलेगा मुझे वो कितना है, 2k। तो n = कितना हो जाएगा, 1/2π√2k अपॉन m। कहानी समझ में आई? तो मुझे ऑप्शन दे रखा है क्या कोई, यस, 1/2π√2k अपॉन m। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। 48, ए फ्लैट
horizontal board moves up and down in the SHM of amplitude A, then the shortest permission time period of the vibration such that an object placed on the board may not lose contact with the board is. एक क्षैतिज प्लेट ऊर्ध्वाधर दिशा में आयाम A से SHM करता है तथा इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, तो प्लेट की दोलन व न्यूनतम आवर्तकाल जिस पर ब्लॉक प्लेट का संपर्क ना छोड़े। तो ध्यान से सुनिए, है ना, ये एक प्लेट है, ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका आयाम यहां और यहां कितना है, A। चलिए ठीक है, तो ये आयाम कितना है, A दे रखा है। अब ये आयाम हमारे पास A है, क्लियर है। अब ये आयाम A है तो मुझे पता है टाइम पीरियड निकालना होता है आवर्तकाल के लिए, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। मुझे क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। अब ओमेगा मुझे निकालना है तो ओमेगा कैसे निकाला जाएगा, तो जनरली देखिए नीचे क्या लग रहा है, mg, तो कोई फोर्स तो काम कर रहा होगा ऊपर F, तो F इज इक्वल टू क्या है, mg, तो क्या है ये ma इज इक्वल टू क्या है, mg। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आयाम जो दे रखा है वो A दे रखा है और ये A एक्सेलरेशन है, ठीक है। हम चाहें तो इसको डैश ले लेते हैं क्योंकि यहां पे आयाम स्मॉल a दे रखा है, तो ये जो A डैश होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर A। क्लियर है। ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, और A क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये क्या है, कोणीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेलोसिटी है, ठीक है, और ये क्या है, आयाम है, ठीक है। तो यहां पे A डैश जो क्या है, ओमेगा स्क्वायर A है, तो वैल्यू रखिए कितना हो गया, m से m कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर A इज इक्वल टू कितना है, g, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, g अपॉन A, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, अंडर रूट g अपॉन A। ये एंगुलर वेलोसिटी मिली है आप लोगों को। यहां पे A क्या है, आयाम, तो t इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट g अपॉन A, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट A अपॉन g। क्लियर है। तो यहां पे टाइम पीरियड जो मुझे मिला है वो क्या है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट A अपॉन g, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। एक लड़का अपनी केंद्रीय अक्ष के परितः घूर्णन कर रहे प्लेटफॉर्म के केंद्र पर हाथ बांधकर खड़ा है, निकाय की गतिज ऊर्जा k है। बच्चा अब अपने हाथों को फैला देता है जिससे निकाय का जड़त्व आघूर्ण दुगना हो जाता है। निकाय की गतिज ऊर्जा क्या होगी। A child is standing with folded hand at the center of platform rotating about its center axis. The kinetic energy of the system is capital K. The child now stays his arms so that moment of inertia of the system doubles the kinetic energy of the system now is. तो kinetic energy वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उन्होंने बोला कि पहले K है, फिर क्या बोलते हैं, बच्चा अपने हाथों को फैला देता है और निकाय के बाद जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, दुगना हो जाता है। क्लियर है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो एक चीज हमेशा कंजर्व होती है, वो होता है एंगुलर मोमेंटम। मतलब L1 इज इक्वल टू L2, मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, I2 ओमेगा 2। मान लीजिए पहले I था, ये ओमेगा था, क्लियर है, बाद में ये कितना हो गया, जस्ट 2I हो गया, और ये कितना हो गया, नया हो गया, ठीक है। तो I से I कट जाएगा तो ओमेगा डैश कितना हो गया बच्चे, सॉरी I से I कट गया तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा डैश ओमेगा बाई 2, ठीक है। तो मुझे ओमेगा डैश मिल चुका है। अब वैल्यू जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी K डैश, वो क्या होगा, हाफ I डैश ओमेगा डैश स्क्वायर। I डैश कितना है, I डैश है 2I, और ओमेगा डैश कितना है, ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 2I, और कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाई 4। क्लियर है, ये कट हो जाएगा। तो यहां पे जो आया K डैश वो क्या हो जाएगा, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 को। तो ये पहले वाली वैल्यू कितनी है, K, तो कितना हो गया, K डैश इज इक्वल टू K/2, तो पहले से कितना हो गया, K/2। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 50।
द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। द बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द सेमीकंडक्टर। अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ती है जब 2480 नैनोमीटर से छोटे तरंगदैर्घ्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित होता है। अर्धचालक के लिए बैंड गैप होगा। क्लियर है? तो आपसे पूछा जा रहा है बैंड गैप, आपको वेवलेंथ दे रखी है, इतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, है ना? क्लियर है? तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू कितना होता है 12,400 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा एंगस्ट्रॉन में होता है, यहां लैम्डा गिवन है नैनोमीटर। इसको मैं अगर मैं एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा एंगस्ट्रॉन। नैनो 10 की पावर -9 होता है ना, मैंने 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो -10 हो गया। क्लियर है? तो E इज इक्वल टू कितना हो गया 12,400 अपॉन 24800। क्या 20 से 20 कट जाएगा? क्या ये 2 टाइम्स कट गया तो 1/2 आया। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? E इज इक्वल टू 0.5, और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो मेरा आंसर क्या है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अपने आप को एनालिसिस किया होगा। ठीक है, आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस।